अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हम अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 5.5 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जो है हमारे पास वो दो हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है अमॉर्फस सॉलिड। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इस वजह से इसको एक ही वीडियो पर रखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को। ठीक है, और अमॉर्फस सॉलिड को दूसरे वीडियो पर। ठीक है, दोनों को एक साथ ही पढ़ा जा सकता है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से इसे थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया गया है। तो समझते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे अमॉर्फस सॉलिड। आए क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स को किस वजह से क्लासीफाई किया गया, क्यों इसकी दर्जाबंदी की गई दो ग्रुप्स में, तो आए उसकी वजूहात को जानते हैं। ठीक है, द सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो सॉलिड को क्यों क्लासिफाई किया गया बेटा दो टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब क्रिस्टलाइन में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कुछ और तरीके से है और अमॉर्फस में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट किसी और तरीके से है। समझ में आ रही बात? तो क्रिस्टलाइन में जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो एक डेफिनेट और रेगुलर पैटर्न में है। ठीक है, डेफिनेट और रेगुलर पैटर्न। समझ में आ रही बात? जैसे ये आप पिक्चर देख सकते हैं, एक NaCl का क्या है बेटा, आपके पास क्रिस्टल है, इसमें जब आप देखेंगे तो एक रेगुलर, ठीक है, डेफिनेट शेप, ओके, और एक रेगुलर पैटर्न में मौजूद है। लेकिन अब उसी के मुकाबले आप अमॉर्फस के देखिएगा, एक क्रिस्टल का जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसमें कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, एक रेगुलर शेप नहीं है। ठीक है, तो हर 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 मॉलिक्यूल के साइज क्या है बेटा, वो अलग अलग है, अलग अलग शेप मौजूद है। जबकि क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है वो डेफिनेट पैटर्न में होती है और एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप, आप मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री भी पढ़ते हुए आए होंगे छोटी क्लासेस में। समझ में आ रही बात? इसमें एक ट्राइंगल है, इसके बाद आपके पास रेक्टेंगल है, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब क्या है बेटा, एक ज्योमेट्रिकल शेप है, एक स्पेशल शेप है। जबकि इसके अलावा कोई ऐसी दूसरी शेप हो जिसका कोई ख़ास नाम नहीं होता, तो वो ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। समझ में आ रही बात आपको? ट्राइंगल क्या एक ज्योमेट्रिकल शेप है। ओके, तो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से सॉलिड्स को दो ग्रोहों में बांटा गया है, यानी इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड विच आर एज फॉलो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, आए थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, द सॉलिड इन विच मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन डेफिनेट, ओके, अरेंज इन डेफिनेट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न। कैसे अरेंज होगा बेटा, डेफिनेट थ्री डायमेंशनल, यानी जो अरेंजमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की वो कितने डायमेंशन में होगी, थ्री डायमेंशनल, यानी तीन डायरेक्शंस पर होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है ना, सोचिए ये क्यूब है, समझ में आ रही भाई, एक हमारे NaCl किसमें होता है बेटा, क्यूबिकल उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थोड़े से मुश्किलात आएंगी इसको समझने में। तो एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है बेटा, तो इसमें एक एक्स एक्सिस भी होता है, जैसे कि ये देखें आप, ये है बेटा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब ये लाइन पीछे जा रही है, कहाँ जा रही है बेटा, ये पीछे जा रही है। ठीक है ना, सोचिए यहाँ अगर सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, ये एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इस बॉक्स के पीछे भी तो एक लाइन जा रही होगी ना, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, जेड एक्सिस। तो इसको यहाँ पे क्यूब बनाया गया, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। समझ में आ रही बात? तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप। द सॉलिड इन विच मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन डेफिनेट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आ गई बात? जिसमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप अवेलेबल होगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। उसमें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट पैटर्न में होती है, जबकि अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता, एक रैंडम मैनर में होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो आए कुछ और पॉइंट्स है, उन्हें भी पढ़ते हैं। ये तो एक डेफिनेशन हो गया, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन क्या, और आप इसे रट्टा मार के भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई कंसेप्ट नहीं होता आपके पास तो कोई फ़ायदा नहीं। तो कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ने के मौके आपके पास मौजूद होंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है, हम इधर देख लेते हैं। दे हैव डेफिनेट सरफेस। इनके सरफेस क्या होता है बेटा, डेफिनेट होता है। ठीक है, यानी सोचे आप जाएं, एक आप जार खोलें, उसमें NaCl देखें, तो आपको उसका स्ट्रक्चर तो नहीं दिखेगा, स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, उसके ऊपर स्टडीज़ होती हैं, तो वो सब हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है ना, तो दे हैव डेफिनेट सरफेस। अच्छा, सरफेस को तो आप देख सकते हैं, दे हैव डेफिनेट
सरफेस और फेसेस, इनकी जो सरफेस है डेफिनेट है, फेसेस भी डेफिनेट है, बिल्कुल बराबर, हर जगह से क्या होगा बेटा, बराबर होगा सरफेस। समझ में आ रही बात। और जो एजेस है, एजेस कॉर्नर्स, ठीक है ना, वो भी क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। यहाँ पे भी एजेस एक जैसे, यहाँ पे भी एजेस एक जैसे, यहाँ पे भी एजेस एक जैसे, लेकिन हर उसे छोड़ते हैं अभी। दे हैव डेफिनेट सरफेस और फेसेस, इनकी सरफेस और फेसेस क्या होंगी बेटा, डेफिनेट होंगी, एक जैसी होंगी, उनमें कोई फर्क या तजाद मौजूद नहीं होगा। आगे, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पर्टिकुलर एंगल, ठीक है ना। सोचिए ये क्यूब है, ये हमारे पास एक बॉक्स होता है, तो बॉक्स का एक कॉर्नर भी होता है, ये एक सरफेस जा रहा और ये एक सरफेस नीचे से आ रहा, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा होता है ना 90 का। अगर आप गौर करेंगे, कोई एक बॉक्स ले लें, उसके बाद प्लेन में हाथ रखें, ऐसे लेके जाएं, फिर नीचे आपको जाना पड़ेगा, तो एक खास एंगल बन रहा है। समझ में आ रही है। सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट करके क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है, एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है। तो दे हैव डेफिनेट सरफेस और फेसेस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पर्टिकुलर एंगल। तो ये एक सरफेस और ये एक सरफेस, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक खास एंगल बना रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 90 का एंगल बन रहा है, लेकिन हमें इसमें अभी नहीं पढ़ना, इतने अभी हाई लेवल पे नहीं जाना, जो लिखा हुआ है इसी के मुताबिक हमें पढ़ना है। ओके, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पर्टिकुलर एंगल। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो मौजूद है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प यानी कि फिक्स्ड होता है। जैसे कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, आपके पास 801 डिग्री सेंटीग्रेड, शार्प। ओके, जबकि अमॉर्फस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ओके, तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो एक आम सी बात है। तो एग्जाम्पल ऑफ NaCl, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl क्या है बेटा, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इन तीन प्रॉपर्टीज़ के बाद अब जो प्रॉपर्टीज़ हो रही हैं थोड़ी सी मुश्किल है, इनको समझने में मुश्किलात का सामना हो सकता है, लेकिन कोशिश पूरी होगी कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जो हमारे पास मौजूद है बेटा, दे आर एन आइसोट्रॉपिक, कोई एनिसोट्रॉपिक भी कहता है, मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक तो नहीं की है, खैर। तो दे आर एनिसोट्रॉपिक एंड दे आर एनिसोट्रॉपिक। तो एनिसोट्रॉपिक या एनाइसोट्रॉपिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर बातें फिर समझ में आएगी, ठीक है ना। बल्कि छोड़ें, सोचिए ये क्रिस्टल है, ठीक है ना, NaCl का, ठीक है, सरफेस इसकी ये रही, ठीक है। सोचिए हमने यहाँ से लाइट मारा, ठीक है, यहाँ से एक लाइट इसके ऊपर हिट किया। ओके, अब लाइट इसमें से बाहर भी तो निकलेगी, लाइट इसमें से बाहर भी निकलेगी, तो लाइट की स्पीड क्या होगी, कोई ख़ास आएगी हमारे पास, लाइट की स्पीड क्या आएगी, कोई ख़ास आएगी। क्लियर। ओके, हमने लाइट को एक बार यहाँ से मारा, ठीक है, एक दूसरे जगह से, एक ही सरफेस पे डिफरेंट एंगल से मारा, एक ही सरफेस पे डिफरेंट डायरेक्शन से, इस तरफ इस डायरेक्शन से और इस तरफ इस डायरेक्शन तब्दील है कि नहीं है, डायरेक्शन तब्दील है। तो ये सोचिए लाइट ये बाहर आ गई, तो एक ही सरफेस है जो डिफरेंट डायरेक्शन से हमने लाइट को हिट किया है, तो इनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी बेटा, डिफरेंट होंगी, इनकी वेलोसिटी क्या होंगी बेटा, डिफरेंट होंगी। तो इस वजह से क्या बोलते हैं बेटा, इसको एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। जो लाइट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है बेटा, वो डिफरेंट आ रही है। यहाँ पे लाइट की शिद्दत कुछ और है और उसकी स्पीड भी कुछ और है, और यहाँ पे जो लाइट की शिद्दत और उसकी स्पीड जो है वो कुछ और है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, एनाइसोट्रॉपिक या एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, पढ़ के बात आसानी से समझ में आ जाएगी। दे आर एनिसोट्रॉपिक एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी वेरीज विद डायरेक्शन। ये जो मैग्नीट्यूड है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों लाइट रेस की वेरीज करती हैं विद डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कुछ और है, इसकी डायरेक्शन कुछ और है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी फर्क आ रहा है, समझ में आ रही बात। लेकिन क्यों आ रहा है ये अभी हमें इस पर नहीं जाना, इतने डीप में इतने डेप्थ में हमें नहीं जाना, ठीक है। किताब में सिर्फ एनिसोट्रॉपिक एक वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसको भी तो एक्सप्लेन करना था हमें, समझ में आ गई बात। तो शो करेंगे बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी वेरीज विद डायरेक्शन, समझ में आ रही बात। तो यहाँ से लाइट रे हिट किया, इसकी वेलोसिटी कुछ और, इंटेंसिटी कुछ और, यहाँ से हिट किया, इसकी वेलोसिटी कुछ और, इंटेंसिटी कुछ और, तो इसे कहा जाए। इसके अलावा और भी चीज़ें, थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल एक्सपेंशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये बातें तो समझने में मसला होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने कभी पढ़ी नहीं है। तो एक मामूली सी बात रखने की कोशिश की, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वजह से इसको एनिसोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। और जो कंपाउंड्स, जो सॉलिड ऐसी प्रॉपर्टी जाहिर कर रहे हैं, उसे उस अमल को एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। एग्जाम्पल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ क्रिस्टल मे वेरी विद डायरेक्शन। ओके,
तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है क्रिस्टल के अंदर, वो मे वेरी विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के हिसाब से उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। समझ में आ रही बात? ओके। मीका, मीका क्या है बेटा, एक मिनरल है, इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे पैरेलल क्या होता है, पैरेलल आपको पता होना चाहिए। सोचें ये एक सेल फोन है मिसाल के तौर में, ठीक है, इसी सेल फोन के ऊपर एक और सेल फोन हमने रख दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, पैरेलल। छोटी क्लास में आने पैरेलल और परपेंडिकुलर हम पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, पैरेलल कहते हैं। आटे की बोरियां 1 2 3 क्या है बेटा, पैरेलल है। ओके, अभी आपको बातें समझ में आ जाएगी। मार्बल के ऊपर मार्बल, टाइल्स के ऊपर टाइल, टाइल्स के ऊपर टाइल, क्या कैसे रखा हुआ बेटा, पैरेलल। रेल की पटरियां जा रही हैं, क्या है बेटा, पैरेलल है। ठीक है, दो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस है, क्या है बेटा, पैरेलल। सीढ़ी है, पैरेलल। ओके, तो अब आते हैं मीका के एग्जाम। तो मीका आपने देख लिया, इसमें आप देख रहे हैं बेटा क्या है, प्लेन्स मौजूद है। ठीक है, एक प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन, एक प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन, एक प्लेन के ऊपर दूसरा प्लेन। आइए, मीका कैन बी कट पैरेलल टू लेयर। तो मीका को हम आसानी से कट कर सकते हैं पैरेलल टू लेयर, तो उसकी 2 लेयर्स के दरमियान से हम उसको आसानी से कट कर सकते हैं मीका को। ठीक है ना, मीका कैन बी कट पैरेलल टू लेयर्स बट डिफिकल्ट टू कट इन सम अदर प्लेन, बट डिफिकल्ट टू कट इन सम अदर प्लेन। सोचिए सारा मीका ऐसे जुड़ा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से काटने जाएंगे ना तो बड़ी मुश्किलात होगी हमें। हम उससे उसके जो पैरेलल काटेंगे, ठीक है, उसके प्लेन के क्या करेंगे बेटा, पैरेलल काटेंगे तो आसानी से कट हो जाएगा। तो मीका कैन बी कट पैरेलल टू लेयर्स बट डिफिकल्ट टू कट इन सम अदर प्लेन। समझ में आ रही बात? है एक ही चीज़, लेकिन इसे डिफरेंट डायरेक्शन से कट करने में फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। ठीक है, पैरेलल कट करने में उसका मैग्नीट्यूड आसान होगा, हल्का कम होगा फोर्स का, ठीक है, लेकिन किसी और प्लेन से उसे कट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा भी हो सकता है बहुत। समझ में आ रही बात? तो किसी चीज़ को हमें तोड़ने के लिए, ये तो आम मिसाल है, कोई चीज़ आसानी से टूट जाती है और कोई चीज़ आसानी से नहीं टूटती, उसमें हमें डायरेक्शन भी तब्दील करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हिसाब है, लेकिन यहाँ तो हमें हमारे पास सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हम इसे ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल थी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो दे आर एनिसोट्रोपिक एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी वेरीज विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टी में तब्दीली आएगी। ओके, अगला पॉइंट है दे आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के मायने क्या होता है बेटा, हर तरफ से क्या होता है, वो एक हर तरीके से बराबर होता है, हर तरफ से क्या होता है बेटा, बराबर, किसी भी शेप से। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, कुछ अहम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है हमारे पास, विच आफ्टर रोटेशन टू सर्टेन एंगल गिव सिमिलर एजेस, कॉर्नर्स एंड फेसेस। सोचें ये सोडियम क्लोराइड है, क्रिस्टल है, ठीक है, हमने इसे क्या किया बेटा, पलट दिया, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये फेस 1, ये फेस 2, ये 3, ये 4। सोचिए हमने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, 2 1 3 4 रोटेट कर दिया। जो शेप जो यहाँ पे सरफेस था वैसे ही यहाँ पे भी है। समझ में आ रही बात? जो यहाँ सरफेस है वही यहाँ पर भी है, इसे दोबारा और रोटेट कर देते एक बार और। ठीक है, सरफेसेस बिल्कुल वैसा ही है, दोबारा रोटेट कर देते हैं एक और बार। ठीक है, तो सोचिए ये एक सरफेस था 1 2 3 4, इसको हमने घुमाया, 2 वाला सरफेस आ गया, ठीक है, ऊपर हर तरीके से वही चीज़ होगी, यानी एक बॉक्स है बिल्कुल बराबर, सरफेसेस उसकी क्या है बेटा, बराबर। तो उससे हम पलटते जाएँ हर जगह से, तो हमें एक ही जैसा लगेगा, ऐसे ही है ना। तो समझिए ये क्या NaCl क्रिस्टल है, मिसाल हमने इसको रोटेट किया 90 डिग्री में, तो ये सरफेस आया, और रोटेट किया तो ये 180 डिग्री पे रोटेट हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो सरफेसेस क्या है बेटा, वैसे ही है, एजेस बिल्कुल वैसे ही है, कॉर्नर्स बिल्कुल वैसे ही है, फेसेस बिल्कुल उसी तरीके से है। समझ आए? तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सिमेट्री कहते हैं। सोचिए ये NaCl क्रिस्टल हमने इसे कट कर दिया बीच से, इसको अलग रखिए, इसको अलग रखिए, तो इन दोनों सरफेसेस में भी क्या है बेटा, सिमेट्री आएगी, बिल्कुल बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है ना, इसकी मिसाल आप इस पिक्चर से देख सकते हैं। इस पिक्चर में क्या है बेटा, कटिंग लगी हुई है, अगर हम इस क्रिस्टल को कट करें तो इनके आपस में क्या पाई जाती है बेटा, एक सिमेट्री पाई जाती है, एक सिमेट्रिकल शेप पाई जाती है। ठीक है, हर तरीके से फेसेस कॉर्नर्स क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, सिमेट्री कहते हैं। समझ में आ रही बात?
तो दे आर सिमेट्रिकल, देयर आर सर्टेन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच आफ्टर रोटेशन टू रोटेशन टू सर्टेन एंगल्स, रोटेशन टू सर्टेन एंगल्स या कटिंग बाय कटिंग जो भी है, सिमिलर एजेस होंगे, कॉर्नर्स होंगे, फेसेस होंगे एट डेफिनेट डिस्टेंस, तो डेफिनेट डिस्टेंस पर, ठीक है, और डेफिनेट डायरेक्शन पर उनकी क्या होंगे बेटा, कॉर्नर्स, फेसेस और एजेस सेम होंगे, ठीक है ना। सोचे हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया, तो हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस सेम है, कट करने में दोनों अलग हो चुकी है, ठीक है। इसके मुकाबले में इसका डिस्टेंस सेम है, इसके मुकाबले में इसका डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी है दोनों की, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं है, ओके। नहीं तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें देखें आप, कट करें, रोटेट करें, कुछ भी करें, तो बिल्कुल उनके दरमियान जो आइंस का या एटम्स का जो फासला है वो बिल्कुल सेम है, उनकी अरेंजमेंट क्या होंगी, बिल्कुल सेम होंगी, उसमें कोई फ़र्क मौजूद नहीं होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सिमेट्री कहते हैं, ओके। तो अगला पॉइंट हमारे पास मौजूद है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ब्रेक अलोंग पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो ब्रेक तो होते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, एक खास डायरेक्शन में होते हैं। जैसे ही उन्हें हम ब्रेक करेंगे तो एक खास डायरेक्शन में ब्रेक होगा। जैसे मीका को आप ब्रेक करें पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल टू प्लेन, ठीक है ना, तो वो क्या होगा बेटा, एक खास डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा और आसानी से अलग भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक अलोंग पर्टिकुलर डायरेक्शन, या खास डायरेक्शन में ब्रेक होते हैं, हर डायरेक्शन में ब्रेक नहीं होते क्योंकि उनके अंदर जो ब्रेकिंग का जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड होता है एट फिक्स क्लेविज प्लेन। क्लेविज प्लेन क्या कहते हैं बेटा, ब्रेकिंग की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, जहाँ से वो ब्रेक होता है। तो सॉलिड्स के अंदर फिक्स होता है कि अगर हम उसे करते हैं, उससे हम क्या करते हैं बेटा, फोर्स लगा के तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसका एक क्लेविज प्लेन होता है, ब्रेकिंग प्लेन होता है, जहाँ से वो खुद ब खुद टूट जाता है। तो हमें सिर्फ एक फोर्स लगाना होता है। तो आइए इसे देखते हैं, कुछ वर्डिंग्स मौजूद हैं, पढ़ते हैं। द ब्रेकिंग अप ऑफ लार्जर क्रिस्टल, समझे क्या है बेटा, ये लार्ज क्रिस्टल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर क्रिस्टल इनटू स्मॉलर वन, सोचिए इसको हमने तोड़ दिया, मारा, हैमर से मारा, तोड़ दिया, विथ वन आइडेंटिकल साइज, ठीक है, टूट तो जाएगा, विथ आइडेंटिकल साइज, जो इसके छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उनके साइज क्या होगा बेटा, आइडेंटिकल होगा। क्या होगा, आइडेंटिकल, यानी बिल्कुल सेम एक जैसा, और उनका शेप भी क्या होगा बेटा, एक जैसा। तो ये चीज़ें हम अपने आंखों से तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको एक बड़े लेवल पे हमें डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या किस साइज में टूटेगा बेटा, आइडेंटिकल साइज, जिसके छोटे छोटे ज़रात आएंगे वो किस टाइप के होंगे बेटा, आइडेंटिकल साइज में होंगे, और उनका शेप भी क्या होगा बेटा, एक जैसा होगा, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है बेटा, एक रेगुलर पैटर्न में होती है, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है इसका, ठीक है, 3 डायमेंशनल। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लेविज कहते हैं, जहाँ से वो टूटे तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्लेविज कहते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर क्रिस्टल्स इनटू स्मॉलर वन विथ आइडेंटिकल साइज, छोटे छोटे साइज में टूटेगा, एंड शेप, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लेविज, ओके। तो ये सॉलिड्स के अंदर पहले से ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लेविज, तो उनके अंदर क्लेविज प्लेन होता है, जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएगा, ठीक है, अपने क्लेविज प्लेन से। द प्लेन विच कंटेन, ये विच कंटेन 2 बार लिखा गया, ठीक है। द प्लेन विच कंटेन द डायरेक्शन ऑफ क्लेविज, तो जिस प्लेन पर, सोचिए ये प्लेन है, तो इस प्लेन में सोचिए डायरेक्शन ऑफ क्लेविज मौजूद है बहुत सारा, ठीक है ना। द प्लेन विच कंटेन डायरेक्शन ऑफ क्लेविज इज कॉल्ड क्लेविज प्लेन, तो जिस प्लेन पर डायरेक्शन ऑफ क्लेविज हो तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्लेविज प्लेन कहते हैं। तो इस लाइन को दोबारा पढ़, जो किताब में लिखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक अलोंग पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब ब्रेक करेंगे तो एक खास डायरेक्शन में टूटेगा एट फिक्स क्लेविज प्लेन, जो उसके अंदर क्लेविज प्लेन मौजूद है। तो हर सॉलिड्स में अलग अलग क्लेविज प्लेन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी कंपाउंड क्लेविज प्लेन को डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की चंद प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं आपकी क्लास के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसमें हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उम्मीद करें क्लेविज प्लेन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी एग्जाम्पल आपको देते हैं, मीका कैन बी कट ईजिली, मीका जो मिनरल से आपको दिखाया है, दोबारा देख सकते हैं, कैन बी कट ईजिली पैरेलल टू लेयर, तो इसके पैरेलल टू लेयर आप इसे काटेंगे तो ईजिली कट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लेविज प्लेन मौजूद होता है। क्या मौजूद है, क्लेविज प्लेन पैरेलल टू सरफेस, ठीक है ना, ओके। तो मीका कैन बी कट ईजिली पैरेलल टू लेयर, ठीक है, उसकी जो लेयर है, 2 लेयर्स आपस में जोड़ी है, पैरेलल टू लेयर काटे तो आसानी से क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा,
ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि क्लेविश प्लेन मौजूद है पैरेलल टू लेयर। तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड सॉलिड्स की कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, इन्हें देख लें। एग्जाम्पल तो बहुत सारी, लेकिन हम चंद एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहली एग्जाम्पल है बेटा सॉल्ट, जो NaCl है आपके पास, इसके अलावा आपके पास KCl भी है, ठीक है। जो आपके पास NaCl है वो क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। और शुगर, तो इसमें भी क्या है बेटा, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स की एक रेगुलर पैटर्न में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा डायमंड, ठीक है, डायमंड किससे बना होता है, कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। तो इससे भी जो इनकी जो वो होती है क्या, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, वो एक डेफिनेट रेगुलर पैटर्न में मौजूद होती हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, तो आप उन्हें ज़रूर सर्च कीजिए, गूगल में जाएँ, टाइप करें एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो आप में एक रिसर्च करने का जज्बा भी बढ़ेगा और आपको बातें समझ में भी आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।